हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल एंड चिल करो, पढ़ाई करो, ठीक है? ओके. तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे हम लोग का जो फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. और ये हम लोग का सेकेंड एपिसोड है और आज का एपिसोड का नाम है एरर्स इन मेजरमेंट. मतलब कि जब भी हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होगा ही, और वो एरर को कैलकुलेट करना हम लोग आज सीखेंगे. ठीक है, ठीक है, ओके. उससे पहले हम लोग प्रीवियसली देख रहे थे कि इससे जो पहला वाला एपिसोड था, एपिसोड 1, उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा? उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने सीखा मेजरमेंट क्या होता है, उसका जरूरत क्या है, फिर यूनिट क्या होती है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री. इसका मतलब भी समझे लोग, सप्लीमेंट्री क्यों कहते हैं. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन पढ़े लोग. प्रीफिक्स पढ़े लोग कि अगर बहुत बड़ा मल्टीपल ऑफ 10 है या फिर छोटा है, उसको हम लोग प्रीफिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. एंड फाइनली एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट के ऊपर, मतलब कि एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे निकालता है, उस पर एक दो न्यूमेरिकल्स भी किए थे हम लोग. ठीक है, ठीक है. ये चीज हम लोग प्रीवियस एपिसोड में सीखे थे. ग्रेट. आज हम लोग को पढ़ना है एरर्स इन मेजरमेंट. तो आज पढ़ना है एरर्स इन मेजरमेंट. तो क्या सीखेंगे हम लोग वो देखते हैं. हम लोग समझेंगे भैया एरर होता क्या है और उसका अंडरस्टैंडिंग. एरर क्या होता है, ठीक है. उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स. एरर का कैटेगरी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस करेंगे हम लोग. फिर हम लोग देखेंगे ये जो एक्यूरेसी वर्ड है और जो प्रेसिजन वर्ड है, एक्यूरेसी वर्सेस प्रेसिजन, इन दोनों का मतलब क्या है. एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन. फिर इसके ऊपर एरर्स के ऊपर एक दो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स अंडर डिफरेंट ऑपरेशन. मतलब कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है, दो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो एरर्स कैसे होगा. अगर इसका कुछ एरर है और इसका कुछ एरर है तो फाइनल एरर क्या होगा अंडर डिफरेंट ऑपरेशन. चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. एंड फिर फाइनली इसके ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. तो चलिए बिना कोई देरी के अब हम लोग अपना आज का एपिसोड शुरू करते हैं. आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो या फिर जरूरत नहीं है. जी. तो चलो हम लोग अपना पहला पेज में आ गए और हम लोग समझते हैं कि हम लोग क्या पढ़ना है. हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट इन एरर्स. क्या पढ़ना है हम लोग को? सिंपली हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट. अच्छा, क्या पढ़ना है हम लोग को? हम लोग पढ़ रहे हैं एरर्स इन मेजरमेंट. MEASUREMENT. सही है, सही है. अच्छा, अब प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मुझे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना है, मुझे कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लोग के पास एक इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है. कि अगर मुझे मास मेजर करना है तो मेरे पास स्प्रिंग बैलेंस है या फिर बीम बैलेंस है या फिजिकल बैलेंस है. इंस्ट्रूमेंट मतलब हर एक. अगर लेंथ मेजर करना है तो मेरे पास स्केल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल है, वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज स्केल है, जिससे हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं. ठीक है. तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना चाहते हैं तो हम लोग के पास उसका इंस्ट्रूमेंट है. फॉर MEASUREMENT, फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी वी हैव अ इंस्ट्रूमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है. अच्छा, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग मेजर करेंगे इंस्ट्रूमेंट से, क्या आंसर हमेशा हर बार एक ही आएगा? एंड ये चीज नोट कर लीजिए प्लीज. अ मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज always accompanied
is always accompanied by an uncertainty in it. हमेशा जब भी आप एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करोगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो हमेशा जब भी रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट के साथ हमेशा कोई ना कोई अनसर्टेनिटी रहेगा ही. एंड दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर. ठीक है, चलो अब समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल्स लेके. अब एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं इस बात को. ठीक है, मान लीजिए आप लोग का स्कूल अभी तो बंद है, अभी तो चलेगा. मान लीजिए स्कूल का मॉर्निंग प्रेयर का टाइम है. मॉर्निंग प्रेयर का जो टाइम है वो है 9:30 AM. ठीक है, ये मॉर्निंग प्रेयर का टाइम है 9:30 AM. पर अब मुझे बताइए, जो बस एक 7 दिन का बात लेते हैं, 7 दिन का, एक वीक का टाइम इंटरवल लेते हैं. इस एक वीक में जो जितने दिन भी स्कूल हुए हैं उसमें से क्या हर दिन आपका प्रेयर 9:30 AM को ही स्टार्ट हो गया? हमेशा एग्जैक्ट 9:30 AM को स्टार्ट हुआ? समझा क्या बोल रहे हैं कि जो मॉर्निंग प्रेयर का टाइम है 9:30, एक टाइम दे दिया गया है, पर क्या जो प्रेयर होता है वो क्या एग्जैक्टली हर दिन 9:30 में शुरू होता है? अगर हम मेजरमेंट करें इसका तो क्या वो हमेशा 9:30 आएगा? नहीं आएगा. मतलब कि ये 9:30 के साथ साथ कुछ अनसर्टेनिटी रहेगा. मान लीजिए ±10 मिनट्स. मतलब मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है? स्टार्टिंग टाइम, मैक्सिमम स्टार्टिंग टाइम हो सकता है 10 ऐड कर दीजिए, हो सकता है 9:40 AM. या फिर मिनिमम स्टार्टिंग टाइम हो सकता है, मिनिमम स्टार्टिंग टाइम हो सकता है 9:10 माइनस कर दीजिए 9:20 AM. अब हम ये बोल सकते हैं कि द मॉर्निंग स्टार्टिंग प्रेयर occurs at 9:30 AM with an uncertainty of 10 minutes. मतलब कि 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, 10 मिनट पहले भी हो सकता है, और उसके बीच में जो भी वैल्यू है ना, +10 लिखा हुआ है ना, -10, मतलब कि 10:20 और 9:40 के बीच में कभी भी शुरू हो सकता है. ये एग्जैक्ट रिजल्ट, ये प्रॉपर रिजल्ट है, ये प्रॉपर रिजल्ट है. ये अगर सिंपली ये बोलोगे आप तो वो गलत हो जाएगा. क्यों? पॉसिबल नहीं है भैया, हर दिन 9:30 में शुरू हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है. पर वही अगर हम ये चीज में ये पूरा ऐड कर दें तब रिजल्ट सही हो गया. क्योंकि अब मुझे पता, हाँ अब सही है, इसके और इसके बीच में होगा ही होगा. ठीक है, ऐसे सोचो ना. एक और एग्जांपल लेते लो कि मान लीजिए हम लोग मार्केट गए और एप्पल खरीदे 1 किलो. ठीक है, हम लोग क्या बोले, भैया एप्पल दीजिए. क्या दीजिए? एप्पल दीजिए 1 kg. ठीक है, हमने बोला भैया एप्पल दीजिए 1 kg, पर क्या वो जो उसका जो वेइंग मशीन है वो क्या एग्जैक्टली 1 किलो एप्पल दे देगा? हो भी सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि हमेशा थोड़ा ज्यादा दो, थोड़ा ज्यादा दे दो, थोड़ा ज्यादा दे दीजिए, ये बोलते हैं ना हम लोग. तो इसमें भी एक, अगर सिंपली बोलोगे 1 kg नहीं होगा. आंसर क्या था एग्जैक्टली? 1 kg प्लस माइनस कितना देता है लोग? 50 या 100 ग्राम देता है, मतलब 75 ग्राम मिलता है लोग, 75 ग्राम आ देता है. इसका मतलब जब हम ये मेजर करेंगे एप्पल का, उसका अनसर्टेनिटी, ये जो ±75 है, इसका मतलब ये अनसर्टेनिटी है. मतलब कि 1 kg कितना 1000 ग्राम होता है ना, मतलब कि हो सकता है इसका रिजल्ट मैक्सिमम हो सकता है 1075 ग्राम और मिनिमम हो सकता है
925 ग्राम। मतलब कि जो आप उसको बोलोगे 1 केजी दीजिए, और वो आप चलो मान लो 10 बार खरीदे उससे 1 किलो करके 1 किलो करके 1 किलो 1 किलो 1 किलो, आपने 10 बार 1 केजी एप्पल खरीदा, तो क्या जब भी आप मेजर करोगे उसको कि हर बार वो 1 किलो ही देगा? थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही सकता है ना, थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी हो ही सकता है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक अनसर्टेनिटी है, ये हम लोग खुद डिफाइन करते हैं। देखेंगे कैसे आता है, एग्जांपल्स करके देखेंगे कैसे आता है। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये ज्यादा वैलिड रिजल्ट है, ठीक है, समझ में आया? ये हुआ ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये एरर होता क्यों है? ये जो अनसर्टेनिटी आ रहा है, एरर, ये हो क्यों रहा है? प्रॉब्लम कहां हो रहा है? प्रॉब्लम क्या है? कॉज क्या है? कॉज फॉर एरर, CAUSE, कॉज फॉर एरर। पहली बात तो डिपेंड करता है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे, पहली बात वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा है कितना खराब है। एंड दूसरा पर्सनल स्किल पर डिपेंड करता है, पर्सनल स्किल, आपको कितने अच्छे से वो इंस्ट्रूमेंट चलाने आता है। सीधा बात है, आप जितना अच्छा इक्विप्ड होगे उसको यूज करने में, उतना स्किलफुल हो आप। पर अगर आप बहुत लाउजी हो, हाँ ठीक है चलो हो गया, तो फिर एरर ज्यादा आएगा। वही है, एरर आना ही आना है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, या फिर हम लोग गलती कर सकते हैं मेजरमेंट करने टाइम पे। इसीलिए जब भी हम लोग कोई रिजल्ट मेजर करेंगे तो हमेशा कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होगा ही, एक रेंज होगा कि मेरा आंसर इसके और इसके बीच में हमेशा करेक्ट है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए ना। एक और एग्जांपल छोड़, ठीक है समझ गए आप लोग, ठीक है ओके। चलिए नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड मूव किया जाए, बता सकते हैं हो रहा है पर नहीं, नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं हम लोग। हाँ जी चलो। अच्छा, और आगे कंटिन्यू करने से पहले ना हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन मतलब क्या फर्क है। प्रेसिजन, CISION, प्रिसाइजली, एक्यूरेटली, प्रिसिजन आता है वर्ड प्रिसाइजली जैसा है, और ये एक्यूरेटली, एक्यूरेटली, ठीक है ठीक है। अच्छा, एक्यूरेसी क्या करता है ये बताता है, इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द, is a measure of how close the measured value is, how close the measured value is to the true value, to the true value, ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात सुनिए पहले, मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट का ट्रू वैल्यू है 5.67, ठीक है, और यहां से बहुत सारा मेजर्ड वैल्यू है। मान लीजिए A1 एक मेजर्ड वैल्यू है, कितना सेंटीमीटर है, 5.55, A2 5.65, A3 5.82, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये 3 मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए इस तीनों में से कौन सा वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, इन तीनों में से कौन सा वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, वो कैसे पता चलेगा? वो बताने के लिए आपको सिंपली देखना पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन सा वैल्यू एक्सपेरिमेंट वैल्यू के ज्यादा नजदीक है। 5.67 है, ये 55, ये 65, ये 82। अच्छा नोटिस करो एक बार, इनका कहां गया, क्या बोला, कौन ज्यादा नजदीक है? ये 55 है, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? डिफरेंस
इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंस कितना है, माइनस कीजिए, हो जाएगा 57 माइनस 5 2 1.12 है डिफरेंस। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, यहाँ पे डिफरेंस 0.02 का है। इसमें क्या डिफरेंस है, ये बड़ा है, 12 माइनस 7 5 7 1 15, ठीक है। इसमें इन दोनों का डिफरेंस है। अच्छा एक सेकेंड सॉरी हाँ, तो इस एक्सपेरिमेंट वैल्यू और इसमें डिफरेंस ये है, इस एक्सपेरिमेंट वैल्यू और ये मेजर वैल्यू, इसका डिफरेंस कितना, ये है डिफरेंस, बस डिफरेंस ले, बड़ा माइनस, जो बड़ा है उसको थोड़ा सा माइनस कर दीजिए, ये है। कौन सा डिफरेंस सबसे नजदीक है, ये वाला, इसका मतलब ये वैल्यू मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट। ये भी है पर ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, क्यों, ये मेजर वैल्यू ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है, ठीक है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रेसिजन, ये एक्चुअली बताता है, प्रेसिजन बताता है हम लोग को कि व्हाट इज द लिमिट और रेजोल्यूशन ऑफ द मेजर वैल्यू। मतलब कि ये सिंपली ये बताता है कि हमने जो वैल्यू मेजर किया है, the MEASUR measured value is correct up to what digits, up to what digits, is correct up to what digits, मतलब कि and obviously more the number of digits more is the precision of measurement, more मतलब कि ये जो प्रेसिजन है ना, ये कंप्लीटली एक डिफरेंट सब्जेक्ट को जन्म देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर ही पढ़ेंगे, पर अभी आप समझ लीजिए कि प्रेसिजन मतलब होता है कि आपने जो वैल्यू मेजर किया है ना, वो कितना करेक्ट है, जो वैल्यू मेजर्ड है उसका डिग्री कितना है करेक्टनेस का, व्हाट इज द लिमिट और रेजोल्यूशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, आपने जो मेजर्ड वैल्यू मेजर किया वो कितना करेक्ट है, ठीक है। एग्जांपल देखिए समझने बाद, मान लीजिए आपने एक इंस्ट्रूमेंट में मेजर किया लेंथ L1 जो आया 6.723, एक आया 6.72 और एक आया 6.7। इसमें से कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है, कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है, प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट नहीं होता है, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, प्रिसाइज मतलब कितना ज्यादा डिजिट्स मेजर किया है वो ज्यादा अच्छा है। जिस मेजर्ड वैल्यू में नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है ऑब्वियसली उसका प्रिसीजन ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए इस केस में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, ठीक है, मतलब इसका प्रिसीजन ज्यादा है कंपेयर टू इन दोनों का, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट मेजर कर रहा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मेजर कर रहा है, पर ये वाला मतलब कि मान लीजिए ये एक इंस्ट्रूमेंट ए से मेजर हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट बी से, ये इंस्ट्रूमेंट सी से, तो ए जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेस्ट है, क्यों, क्योंकि उसका नंबर ऑफ डिजिट जो मेजर कर रहा है वो ज्यादा है, ये बहुत प्रिसाइजली रिजल्ट देता है, ठीक है। अब ये मत समझिएगा प्लीज, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में कि अ प्रिसाइज वैल्यू इज अ एक्यूरेट वैल्यू, इसको दिमाग में हटा दीजिए। अ प्रिसाइज वैल्यू नीड नॉट बी द एक्यूरेट वैल्यू, नीड नॉट बी द accurate value, need not be the accurate value। accuracy मतलब होता है कि जो measured value है
उसमें से कौन सा सबसे नजदीक है ट्रू वैल्यू के। और प्रिसीजन मतलब होता है कि कितना डिजिट्स तक वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है। प्रिसीजन इज रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर इज रिलेटेड टू, हाँ लिखा जगह नहीं हो रहा, प्रिसीजन इज related to the instrument, related to the related to the कीबोर्ड नहीं आ रहा है तो related to the least count of instrument, least least count of the instrument, of the instrument। प्रेसिजन ना लिस्ट एक इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ओके। और ये बोल रहे हैं कि अ प्रिसाइज वैल्यू नीड नॉट बी द करेक्ट वैल्यू। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ट्रू वैल्यू है 6.73 6.72 और आपने मेजर किया एक वैल्यू एक इंस्ट्रूमेंट ए से, इसका वैल्यू आया 6.320। इंस्ट्रूमेंट बी से मेजर किया जो आया 6.50 और इंस्ट्रूमेंट सी से मेजर किया आया 6.7। ठीक है ठीक है। अब देखिए ये तीनों में से इसका प्रेसिजन ज्यादा है, ए का प्रेसिजन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अप टू हायर डिजिट्स तक दे रहा है। बट एक्यूरेट रिजल्ट कौन सा है? ये 6.3 इससे बहुत दूर है, 6.7 है, ये 6.5 है, 6.7, ये 6.272 है, ये 6.7 है। ये मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट है। इंस्ट्रूमेंट सी का, ध्यान सुनिएगा, इंस्ट्रूमेंट सी का प्रेसिजन बहुत कम है, ठीक है, बट एक्यूरेट रिजल्ट ये दे रहा है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए बोल रहे हैं प्रिसाइज वैल्यू डिड नॉट बी द एक्यूरेट वैल्यू। जरूरी नहीं है, एक्यूरेसी अलग चीज है, प्रेसिजन अलग चीज है। प्रेसिजन डिपेंड करता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना एक्यूरेटली मेजर कर पाता है इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। Whereas ये है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना नजदीक है ट्रू वैल्यू के, उसको ज्यादा एक्यूरेट बोलेंगे। जो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे नजदीक है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया है। अब हम लोग एरर्स पे मूव करते हैं। हाँ जी, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है एरर्स पे मूव करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, अच्छा ठीक है। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। लेट अस कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट of measuring, MEASURING, measuring the PHY, of measuring PHY, the physical, of measuring the physical quantity A, physical quantity A। ठीक है, अच्छा A कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जानना नहीं है मुझे, बस एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और इसको हम मेजर कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जिसको यूज करके हम इसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, अच्छा अब देखिए हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग मेजर करेंगे तो हम लोग को कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो मिलेगा ही, अनसर्टेन तो आना ही आना है। ठीक है, अभी जो अनसर्टेनिटी आएगा हम बताएंगे कैसे कि कौन सा मेरा ट्रू वैल्यू है। मतलब कि हमने एक किया, ठीक है, एंड लेट द एक्सपेरिमेंट, लेट एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग ए फॉर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एन। लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स क्यों बोल रहा है वो बताएंगे अभी। ठीक है,
मतलब कि मान लीजिए आपने एक फिजिकल क्वांटिटी ए है उसको n टाइम्स मेजर किया, n टाइम्स, टू गेट वैल्यू n टाइम्स, टू गेट द वैल्यूज a1, a2, a3 डॉट 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 an। मतलब कि हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी ए हमने मेजर किया n टाइम्स सच दैट ये सारा वैल्यूज मिला मेरे को, ठीक है। n सबस्क्रिप्ट डिनोट कर रहा है n वाला नंबर, n ऑब्जर्वेशन। अब प्लीज ट्राई कीजिए समझने का, ये सारा जो मेजरमेंट किया गया है, इस सारा मेजरमेंट्स में कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही होगा, होना ही है। अब ये सारा वैल्यूज में एरर है, तो हम जब रिजल्ट सबमिट करेंगे, अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया, हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब रिजल्ट सबमिट करें हम, तो क्या सबमिट करें हम, बस कोई वैल्यू है ही नहीं सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या किया जाता है, हम लोग ये मानते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे ना, जब हम एक ही एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन बार बार करेंगे ना, मतलब कि बहुत ज्यादा बार करेंगे, तो जो रिजल्ट्स मिल रहा है, अगर हम ये सारा रिजल्ट्स का एवरेज लें तो वो मेरा लगभग ट्रू वैल्यू होगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ये बोला जाता है कि, बोला गया मतलब ये तो कॉमन सेंस है कि अगर हमने नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा लिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा है, उस केस में इन सारे वैल्यूज का जो मीन वैल्यू होगा, अरिथमेटिक मीन होगा, वो होगा हम लोग का ट्रू वैल्यू, ठीक है। देन द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी is approximated as the mean value of the observations ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब therefore हम बोल सकते हैं a mean which is same as true value, यही आपका ट्रू वैल्यू है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an डिवाइड बाई n। अरे क्लास 10 में तो सीखे हो ना कि हम लोग अगर इतना सारा क्वांटिटीज है उसका मीन कैसे निकालते हैं, उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, वही किए बस। ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू, जिसको हम लोग a मीन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू, ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं एक नया टर्म पे जिसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, अब समझते हैं कि ये एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होता है। अब देखिए absolute error is defined as the magnitude of the difference between the individual value from the true value, यहां पे ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बहुत, मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंस एंड मैग्नीट्यूड। मतलब कि द एब्सोल्यूट एरर फॉर a1, दैट इज एब्सोल्यूट एरर फॉर a1 होता है
डेल्टा A1 का मॉड विच इज इक्वल्स टू इसका डिफरेंस फ्रॉम द मीन वैल्यू, मतलब A1 माइनस A मीन। एब्सोल्यूट एरर फॉर द मेजर्ड वैल्यू A2, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा A2 से, और इसको लिखते हैं A2 माइनस A मीन। अब आप मुझे पूछ सकते हो भैया ये इसको डबल लाइन में क्यों लिखे हैं? इसका मतलब होता है मॉडुलस। मॉडुलस मतलब कि सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड मस्ट बी कंसिडर्ड। मतलब कि आपको अगर यहां पर मान लीजिए अगर इसका डिफरेंस आया -0.5 -1.1, इसका मतलब बाहर सिर्फ आंसर आएगा 1.1। अगर 0.07 आया माइनस, तो आंसर होगा सिंपली 0.07। अब अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर नेगेटिव साइन है उसका साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नेगेटिव है साइन चेंज हो जाएगा, बस यही बात है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं यहां पर इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। बस डिफरेंस, किसका डिफरेंस? इंडिविजुअल वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू कैसे मिलता है? अरिथमेटिक मीन करके। therefore एब्सोल्यूट एरर फॉर थर्ड क्या होगा? डेल्टा A3, मतलब एरर दिखाता है, एरर एब्सोल्यूट एरर इन A3 मेजरमेंट इज इक्वल टू मॉड ऑफ A3 माइनस A मीन। ठीक है, तो फाइव डॉट 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 हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर फॉर AN इज इक्वल टू डेल्टा AN का मॉड इज इक्वल टू AN माइनस A मीन का मॉड। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग यहाँ पर दो टर्म्स डिफाइन किए अभी तक, ट्रू वैल्यू क्या होता है एंड एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। हर एक इंडिविजुअल मेजरमेंट का अपना खुद का एक एब्सोल्यूट एरर होता है। हर एक इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का अपना खुद का एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। हम ये मिटा रहे हैं, नीचे वाला रख रहे हैं, हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं। ठीक है, आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए या फिर सुनना चाहते तो सुनिए, बस इसको हटा रहे हैं। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट एक टर्म है हम लोग को जो समझना है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये तो एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब हम लोग करना है नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट, एक सेकंड ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए भैया, आपके पास यहां पर एब्सोल्यूट एरर्स है, बस इसका मीन कर दीजिए ना, हो गया। तो दैट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ all the individual mean of all the individual absolute error अरे यार एरर का स्पेलिंग भूल गया। ठीक है, मतलब कि इसको डेल्टा ए मीन लिख देते हैं। ठीक है, डेल्टा मतलब एरर और ये मीन मतलब कि एब्सोल्यूट एरर का मीन। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर का मीन। नोटेशन बस समझ लो नोटेशन कैसे होता है, और ये सिंपली होगा डेल्टा A1 का मॉड प्लस डेल्टा A2 का मॉड प्लस डेल्टा A3 का मॉड प्लस डॉट 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 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा AN। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय n। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू सिंपली जो आपने एक्सपेरिमेंट करके मेजर्ड वैल्यू निकाला उसका मीन कर दीजिए ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर ऐसे निकालते हैं, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का अपना खुद का एब्सोल्यूट एरर होता है, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा होता है सिंपली वो वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। ठीक है, हम लोग सिस्टमैटिक ऑर्डर में मूव कर रहे हैं, बस थोड़ा
थोड़ा समझना मुझे इजी है, बहुत इजी है। एंड फिर आया मीन एब्सोल्यूट एरर। ये जो एब्सोल्यूट एरर है इसका बस मीन निकाल दीजिए, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एक और टर्म आता है नेक्स्ट, यहीं पे लिख रहे हैं हम, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर। इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव एरर। अरे भैया मिटा दिए, अरे क्या करें हम। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर क्या है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन एरर। मिटा इसको हम, ठीक है, ये लो कॉपी कर लिया आप लोग, ये मिटा रहा हूं, ठीक है। बस सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर मूव किया जाएगा ना तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है। रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन एरर, to the mean value of measure, to the mean value. Mean absolute error with respect to mean value को बोलते हैं relative error, ठीक है। That is हम बोल सकते हैं relative, बोलते हैं इसको, कोई fractional error भी बोलता है, fractional error। क्यों fractional error, क्योंकि यहां पर हम लोग समथिंग बाय समथिंग लिख रहा है। रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू नोटेशन डेल्टा ए मीन बाय ए मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, जो मीन था वैल्यू था वो एरर नहीं, मीन वैल्यू, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एक और चीज जो होता है परसेंटेज एरर। वो सिंपली क्या है, परसेंटेज एरर है रैशनल एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। उसका डेफिनेशन होता है इज इक्वल्स टू, सिंपली क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर क्या लिखा है, अच्छा डायरेक्ट डेफिनेशन इज डिफाइंड एज डेल्टा ए मीन बाय ए मीन इनटू 100। मतलब कि रिलेटिव एरर को या फिर फ्रैक्शनल एरर को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा, बस हो गया। इसी को बोलते हैं परसेंटेज एरर। समझ में आया? पहले एक एक्सपेरिमेंट था, वहां से हम लोगों ने मेजर्ड वैल्यू निकाला। वो मेजर्ड वैल्यू में सब वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर है, पर मुझे तो ट्रू वैल्यू चाहिए। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकाला जाए, सारा मेजर्ड वैल्यू का एवरेज ले लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट सीखे हम लोग एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। बस हर एक इंडिविजुअल वैल्यू में से उसका मीन माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसका पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, मीन, ये एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर एंड देन फाइनली फिर परसेंटेज एरर, ठीक है। समझ में आया? एक क्वेश्चन करते हैं, एक ही क्वेश्चन करते हैं एरर के ऊपर, ठीक है, आपको बेसिक आइडिया और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ स्टिक as measured in an experiment are found to be 2.48, 2.46 meter, 2.49, 2.49, 2.46 meter, ठीक है। Give the length of the stick with proper uncertainty and also the percentage error, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखने से पहले प्लीज आप लोग ये एक्स्ट्रा नोट कर लो, तो हम भूल गए थे, जो अभी लिखे हो ना आप लोग उसको ऐड कर लो वहां पर, ठीक है। अच्छा, मीन वैल्यू क्या होता है, मीन वैल्यू होता है ए मीन, निकालने आते हैं हम लोग को a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डाई n, ठीक है, ठीक है। एन मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है डेल्टा ए मीन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये है मेरा यही है मेरा ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ना,
इसी को बोलते हैं हम लोग अपना अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। देयरफॉर फाइनली द रिजल्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो फाइनल रिजल्ट है फिजिकल क्वांटिटी का वो होगा A इज इक्वल, जो हम लोग A मेजर कर रहे थे, A तो मेजर कर रहे थे ना, वो हो जाएगा A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन, प्लस माइनस डेल्टा A मीन, क्योंकि यही हम लोग का अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब A का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है A मीन प्लस डेल्टा A मीन, वेरएज इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है A मीन माइनस डेल्टा A मीन। ये अनसर्टेनिटी का मतलब है। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि आपका जो आंसर है वो एवरेज से इतना ज्यादा भी हो सकता है या फिर इतना कम भी हो सकता है, पर इसी के बीच में लाई करेगा। जो A का वैल्यू है हमेशा, कितनी बार भी मेजर कर लो आप, उसका आंसर अब जो आएगा वो हमेशा A मैक्स और A मीन के बीच में होगा। ये भी हो सकता है एट मोस्ट, ये भी हो सकता है एट लीस्ट, पर जो रिजल्ट आएगा वो दोनों इसके बीच में ही होगा। इसी को हम बोल रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए। ये आपका एक्चुअल आंसर है कि A इज इक्वल्स टू A मीन प्लस अनसर्टेनिटी, जो हम लोग एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि जब भी आप कोई मेजरमेंट करोगे उसमें एक अनसर्टेनिटी होना कंपलसरी है। अ मेजरमेंट विदाउट अनसर्टेनिटी इज यूजलेस, बिल्कुल यूजलेस है। ठीक है, ये चीज ठीक है, मैं बोलना भूल गया था, न्यूमेरिकल देखे तो याद आया। ठीक है, अभी सेम चीज करते हैं हम लोग अच्छे से, जो चीज हम लोग थ्योरी पढ़े ना वो सेम चीज करते हैं हम लोग इस एग्जांपल के साथ। चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। अच्छा, ये जो मेजर्ड वैल्यूज है ना, यही तो मेरा एक्चुअली में क्या है, जो ऑब्जर्वेशन है यही तो है ना। हम बोलते हैं लेट A1 इज इक्वल्स टू 2.48 मीटर, A2 is equals to 2.46 मीटर, A3 is equals to 2.49 मीटर, A4 is equals to 2.46 मीटर, A5 is equals to, अरे भैया कितना है, 1 2 3 4 4 8 4 6 4 9, फिर से तो 4 9 है एक, और फिर से 4 6, 2.46 मीटर। ठीक है, ये हो गया। देयरफॉर ट्रू वैल्यू क्या होगा, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू A मीन, ट्रू वैल्यू बोलिए या फिर एवरेज वैल्यू बोलिए या फिर मीन वैल्यू बोलिए, एक ही बात है। कितना होगा, सिंपली A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाई 5, क्यों, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन है। चलिए कहिए 2.48 प्लस 2. डायरेक्टली लिख रहे हैं 2.49 प्लस 2.49 प्लस 2.46 होल डिवाइडेड बाई 5। इसको ऐड करके सॉल्व कीजिए, कितना आएगा। चलिए करते हैं। 6 प्लस 9 है, यहाँ पे 9 है, 18 प्लस 12 38 आएगा, 8 कैरी 3, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 20 प्लस 3 23, कैरी 2 पॉइंट 2 2 2 4 10.38 डिवाइड बाई 5, 10.38 डिवाइड बाई 5। ठीक है, और नहीं 10 प्लस नहीं होगा ना, कैरी था क्या, तो वो हो जाएगा 12.38। ठीक है, अभी 12.38 को 5 से डिवाइड कीजिए तो ये तो जाएगा, पहले तो आ जाएगा 2 टाइम्स 10, 2 आएगा नीचे, पॉइंट दीजिए 23 ना, हो जाएगा 4, फिर 3 8 7, फिर 6। ठीक है, 12 पॉइंट, अरे यार अच्छा, ये जाएगा 12
तो 2 आ जाएगा 23, 4 3 38, 7 टाइम जाएगा, फिर 3 6, 2.476 ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना मीटर? ये हो गया आपका मीन वैल्यू। ये है मीन वैल्यू। पर अब हम लोग को इसका अनसर्टेनिटी भी तो निकालना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी कितना होता है? अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम लोग को एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो चलिए एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। नाउ एब्सोल्यूट एरर इन A1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा A1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ये माइनस ये। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम इसको ना हम इस रिजल्ट को अप्रोक्सीमेट करके, क्योंकि सारा डिजिट्स 2 डिजिट्स तक है ना, सारा ऑब्जर्वेशंस 2 डिजिट तक है, इसको हम 2 डिजिट तक कर दे रहे हैं। 2.6 से बड़ा है, इसको कर दे रहे हैं हम 2.7, इसको ड्रॉप करेंगे तो 2.48। ठीक है, समझ में क्या किया है हमने? सिंपली सिंस यहाँ पे सारा ऑब्जर्वेशंस में सिर्फ अप टू 2 डिजिट था, इसको भी हमने 2 डिजिट किया, मतलब इसको ड्रॉप कर दिए हम। अब सिंस ये डिजिट 5 से ज्यादा है तो हम प्रीवियस डिजिट को 1 बढ़ा दिया, 7 को 8 कर दिया। ठीक है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? 2.48 माइनस 2.48 ये होगा ना A1 माइनस A मीन। 2.48 माइनस 2.40 एब्सोल्यूट एरर इन A2 कितना होगा? डेल्टा A2, और वो होगा डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग A2 माइनस A मीन, मतलब 2.46 माइनस 2.48। अब माइनस करेंगे तो ये ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ता है, बस मैग्नीट्यूड चाहिए आपको। अरे ये बोल रहा है A2 माइनस A मीन इज इक्वल टू, ये माइनस ये करोगे तो आंसर आएगा कितना? माइनस 0.02। पर हम लोग तो मॉड लेके कर रहे हैं ना, आंसर सिंपली 0.02 ही आएगा। समझ में आ रहा ना? ये माइनस ये माइनस ये करने से डायरेक्टली लिख रहे हैं हम डेल्टा A3 मॉड कितना आएगा? ये माइनस ये करेंगे तो ज्यादा है 0.01। डेल्टा A4 मॉड कितना हो जाएगा? ये माइनस ये 0.01 एंड फाइनली डेल्टा A5 कितना है? 0.46 माइनस ये हो जाएगा 0.02 मॉड। 0.02 कितना? मीटर में होगा, ऑब्वियसली ये भी मीटर में ही होगा। मीटर 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 मीटर। ठीक ठीक। अच्छा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक बार के लिए, ए मीन का वैल्यू है 2.48 मीटर, काम आएगा बाद में। और ये सारा एब्सोल्यूट एरर्स है। ठीक है, इसको मिटाते हैं भैया, क्वेश्चन मिटाते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया हम लोग का। अब देखिए, अब जैसे आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लिया है, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं लोग। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर होगा आपका, क्या होगा? डेल्टा ए मीन विच इज इक्वल्स टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डेल्टा A3 का मॉड, इसका मॉड प्लस इसका मॉड बाई 5। डायरेक्टली वैल्यूज लिखेंगे हम। 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 0.06 बाई 5। ये हो गया डेल्टा ए मीन। ठीक है, डेल्टा ए मीन का वैल्यू ये है। ग्रेट, ये हो गया। देयरफॉर फाइनली अगर आपको रिजल्ट देना है आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आएगा? नीचे 100 का ऊपर 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे आ जाएगा 100, ऊपर कितना आ जाएगा? 20 से मल्टीप्लाई कर 6 इंटू 1.2
1.2 आएगा ना, 20 से मल्टीप्लाई किया तो 0.6, 1.2, ठीक है। तो इसको कर दो, आंसर आएगा 0.012 मीटर। ये हो गया आपका अनसर्टेनिटी। Therefore the length of stick, LENGT is length of stick with uncertainty is equals to A mean मतलब 2.48 प्लस माइनस 0.012, ठीक है। ये हो गया आपका इतना मीटर आंसर, ये आपका आंसर है। क्या देखिए समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम ये हो गया है, ध्यान दीजिए प्लीज, भूल गए हम। यहाँ भी मेरे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो मुझे इसको एमिट करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आंसर होगा 0.01 होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान देना पड़ता है हम लोग, 0.01, लेकिन इसमें 2 डिजिट से सिर्फ, फाइनल रिजल्ट में भी सिर्फ 2 डिजिट्स होगा पॉइंट के बाद, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। और फाइनली चलिए अब इसको खत्म करते हैं हम लोग परसेंटेज एरर निकाल के। therefore फाइनली आगे आंसर आपका पहला पार्ट का, एंड परसेंटेज एरर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर बाय द मीन वैल्यू इनटू 100। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया है, 0.01 बाय मीन 2.48 इंटू 100, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2.48। 1 डिवाइड बाई 2.48 को हम रफली 5 पकड़ सकते हैं। तो फिर आप इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा ये रफली। अगर हम इसको 1 बाई 2.5 पकड़ लें तो ये हो जाएगा 10 बाई 25, 440, 100, 0.40% आएगा आंसर का, नियरली 0.04% का आंसर आएगा, इसके पास आएगा, ठीक है। 0.04% ही आएगा ना। ऊपर जो 2.5 पकड़ ले, ऊपर जो 100 से मल्टीप्लाई करना है परफेक्ट, हाँ 25 बाई 100, हाँ ठीक है, 0.4% आएगा, 0.40% आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का एरर के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। बस पहला आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वैल्यूज दिया हुआ है, जो फाइनल रिजल्ट आए उसको वहां तक राउंड ऑफ कर दीजिएगा, उसमें, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी सब कुछ नहीं, बस सिस्टमेटिक ऑर्डर में अप्रोच करिए, हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं डिफरेंट टाइप्स पे, जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो यहाँ पे हम लोग बस एक्चुअली ये सीखने वाले हैं कि भैया, अच्छा पूछो, यहाँ पे मतलब है कि हाउ डू एरर्स कंबाइन under different arithmetic operations, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल सा चीज है, ऑब्वियसली इसे मैथ्स इंक्लूडेड है, पर हम लोग मैथ्स वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स वाला पार्ट नहीं करेंगे हम लोग, हम बस आपको एक रिजल्ट आंसर का एक प्रॉपर फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला केस अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अंडर एडिशन ऑपरेशन, एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ओह सॉरी, हाँ एक सेकंड, अच्छा फॉर्मेट में लिखते हैं ताकि समझ में आए आपको।
let A and B let A and B be two physical quantity with an uncertainty of delta A and delta B respectively. ठीक है, इसका मतलब A का जो वैल्यू है वो एक्चुअली में है A प्लस माइनस डेल्टा A एंड B का जो वैल्यू है वो है प्लस माइनस डेल्टा B. ये चीज समझ में आया कि नहीं आया आपको? आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है A एंड B. अब दोनों को मेजर किया गया है और ये इसका वैल्यू लिखा गया है. अब जब मेजर्ड वैल्यू है वो ऑब्वियसली इस वैल्यू में थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी तो होना ही है. एरर की वजह से अनसर्टेनिटी तो होना ही है. इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर, इसी को तो बोलते हैं ना. अभी हम लोग देखे थे, यहाँ नोट लिखवाए थे हम कि जब भी आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लिखते हो वो होता है उसका वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू प्लस माइनस द अनसर्टेनिटी. ये जरूरी है. ठीक है, अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हो? अब आप डिफरेंट ऑपरेशंस कर रहे हो. नाउ अब आते हैं फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में क्या होता है? मतलब कि अगर हम इफ दोनों को ऐड करते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी और z इज इक्वल टू a माइनस बी कर रहे हैं हम. ठीक है, तो फाइनली यहां पर जो z का वैल्यू आएगा वो क्या होगा? z प्लस माइनस डेल्टा z. सिमिलरली यहां भी आएगा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z. अरे भैया, आपने दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, कोई भी ऑपरेशन किया, ध्यान सुनिएगा, आपने सिंपली दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किए या फिर सब्ट्रैक्ट किए, मैटर नहीं करता है. पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका भी तो कुछ अनसर्टेनिटी होगा. ऐड करने के बाद या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये z तो ठीक है, a माइनस बी मिल गया, ये z तो ठीक है, a प्लस बी मिल गया, पर ये जो अनसर्टेनिटी है वो कैसे निकालेंगे? तो वो होता है एंड डेल्टा z होता है सिंपली डेल्टा a प्लस डेल्टा b. यहां भी डेल्टा z होता है डेल्टा a प्लस डेल्टा b. बस इतना ध्यान रखिए आप कि अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो जो फाइनल रिजल्ट का अनसर्टेनिटी होगा वो सिंपली होगा एडिशन ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द इंडिविजुअल. क्लियर है? समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? क्या बोलेंगे इसको? मतलब कि लिखते हो, ठीक है, लिखते हो. देखिए क्या बोलते हैं, दैट इज अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट, uncertainty in the final result under addition or subtraction ऑपरेशन, चाहे आप ऐड कीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है. जो अनसर्टेनिटी है इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द uncertainty of individual result.
sum of the uncertainty of individual physical quantity, individual physical quantity। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? बस चाहे सब्ट्रैक्शन हो या डिवीजन हो, फर्क नहीं पड़ता है, जो फाइनल रिजल्ट है अनसर्टेनिटी का वो हमेशा प्लस होगा। जब ट्रू वैल्यू निकालने का बात आएगा तब वो प्लस कर लोगे एंड माइनस कर लोगे, डिपेंडिंग कि एडिशन बोला कि सब्ट्रैक्शन बोला है। मीन वैल्यू निकालने का बात आएगा तो, पर जब अनसर्टेनिटी निकालने का बात आएगा तो दोनों ऐड होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट। ये है सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, एग्जांपल्स करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब देखिए, अब मिटा छोटे मिटा रहे हैं। ओके, एक सेकंड में मिटा रहा। नेक्स्ट जो हम लोग को समझना है वो है फॉर मल्टीप्लीकेशन या सब्ट्रैक्शन। फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि मुझे क्वांटिटी निकालना है z, लेट z इज इक्वल टू a इंटू बी। मतलब कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज था मेरे पास जिसका ट्रू मीन वैल्यू और अनसर्टेनिटी, मीन वैल्यू एंड अनसर्टेनिटी मुझे पता है। यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है या फिर डिवीजन करना पड़ सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस केस में भी जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी तो उसका ट्रू वैल्यू होगा, मीन वैल्यू प्लस अनसर्टेनिटी। मीन वैल्यू तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, ये रहा मीन वैल्यू। ठीक है, पर ये जो अनसर्टेनिटी है वो कैसे निकालेंगे? ये जो अनसर्टेनिटी है वो ऐसे नहीं निकलेगा। इंडिविजुअल सम का अनसर्टेनिटी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वैलिड है। ठीक है, पर जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो उस केस में द अनसर्टेनिटी, द फाइनल रिजल्ट अंडर मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, फर्क नहीं पड़ता है, डिवीजन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ग्रेट, चलो इतना समझे आप लोग। इज ऑलवेज गिवन using this relation, is always given using this relation, is always given using the relation ये delta z by z is equals to delta z by z is equals to delta a by a प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा बाई पी। ठीक है, ये रिलेशन देता है विच इंप्लाइज डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू ये जेड डिनोमिनेटर में जाएगा मल्टीप्लाई इंटू जेड। यहाँ पे जेड क्या होगा, वेर जेड इज इक्वल्स टू जेड, जहां पे जेड क्या होगा सिंपली इनटू या फिर डिवीजन जैसा बोला गया है। समझ में आया? दिखाई दे रहा है भैया? हाँ दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, मतलब कि ये रिलेशन वैलिड होता है। अब ये कैसे आया वो तो हम नहीं बता सकते हैं आपको, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन बोलिए या फिर बाइनोमियल थ्योरम का जरूरत पड़ेगा जो हम नहीं बताएंगे आपको। बस आप लोग उसको इतना याद रख लीजिए, कभी मन किया तो अलग से शॉर्ट वीडियो हम बना देंगे, पर अभी के लिए बस आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, मतलब कि रिलेटिव एरर इन फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स। क्या बोलता है ये सिंपली ये बोलता है कि रिलेटिव एरर इन फाइनल रिजल्ट इज relative error in final result is equal to the sum of the relative error of individual physical quantity।
of the individual physical quantity। ठीक, फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा प्लीज, ध्यान सुनिएगा, जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो डेल्टा जेड ये रिलेशन फॉलो करेगा, सिंपली डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, फर्क नहीं पड़ता है, पर जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो तो ये रिलेशन फॉलो करेगा। रिलेटिव एरर इन फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू रिलेटिव एरर्स ऑफ इंडिविजुअल का एडिशन। इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव एरर ना, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन एरर, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, इसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है, क्लियर है। अब एक फाइनल चीज है जो मुझे बताना है आपको, उसके मुझे मिटाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे लोग अभी हम लोग। तो चलिए आइए, एक फाइनल टाइप का वो है, वो करते हैं, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन एक, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दूसरा, ये तीसरा। क्या है? एरर्स इन measurement, measurement, measurement of an quantity raised to some power, POWER, raised to some power। ठीक है, चलिए बढ़िया। लेट x is equals to a to the power a into b to the power b by c to the power c। और भी बहुत सारा हो सकता है, ऊपर d e f सब कुछ भी लिख सकते हैं, पर ये सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए x एक क्वांटिटी है, एक सेकंड, x एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको मुझे निकालना है, a एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका अनसर्टेनिटी है ABC लिखे हम, क्या लिखे हम, A है A प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा A, B का वैल्यू है B प्लस माइनस डेल्टा B, और C का वैल्यू है C प्लस माइनस डेल्टा C। जो डेल्टा है वो मीन एब्सोल्यूट एरर है और ये इसका मीन वैल्यू है। Therefore, अभी जो देखिए क्वेश्चन ये है भैया, क्वेश्चन ये है, ये जो x है इसका भी तो कुछ ऐसा क्वांटिटी होगा ना, x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x होगा ना। तो क्वेश्चन ये है भैया डेल्टा x कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहां भी सेम वही लॉजिक फॉलो होता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, रिलेटिव एरर इन x, रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल्स टू क्या है, एबीसी है ना, रिलेटिव एरर इन a इनटू इसका जो पावर था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस जो b क्वांटिटी है उसका रिलेटिव एरर बाय b इनटू इसको पावर से मल्टीप्लाई है b, प्लस ये हो जाएगा रिलेटिव एरर इन c, और इसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे लोग। मतलब कि सिंपली अगर आपका एक एक्सप्रेशन है विच इज रेज्ड टू सर्टेन पावर ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, तो सिंपली हो जाएगा रिलेटिव एरर इन दिस इज इक्वल्स टू a टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ a, b टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ b एंड c टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ द क्वांटिटी c। ये a b c इस फिजिकल क्वांटिटीज का पावर है, इसलिए सामने मल्टीप्लाई हो रहा है बस। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हो गया। और यहां से हम एक चीज दिखा सकते हैं आपको, यहां से हम एक चीज और दिखा सकते हैं आपको, वो ये है कि यहां से हम लिख सकते हैं इसको, ये क्या है, ये एक्चुअली में है रिलेटिव एरर फॉर x इज इक्वल्स टू a टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस b टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ b प्लस
सी टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ सी, यही है ना, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ध्यान सुनिएगा, अगर हम लोग रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हम लोग को? अगर एक रिलेटिव एरर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? परसेंटेज एरर मिलेगा, परसेंटेज एरर मिलेगा ना। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, मतलब ये क्या हो जाएगा? दिस लिखना पड़ेगा, लिखने का मन नहीं है, लिखेंगे हम दिस इंटू 100, दिस इंटू 100, दिस इंटू 100, दिस इंटू 100। हर एक टर्म तो 100 से मल्टीप्लाई होगा ना, अरे हर एक टर्म तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, लॉज ऑफ मैथ्स, हर एक टर्म तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं, हो जाएगा परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस बी टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी बी एंड सी टाइम्स द परसेंटेज एरर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सी। ये एक नया रिलेशन बन गया। तो ये देखिए, प्लीज ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा है। ये तीनों रिलेशन, ये रिलेशन आप बस याद रखिए, आपको पता है रिलेटिव एरर है, और अगर परसेंटेज एरर का बात किया होगा तो सेम है, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली। ये तीनों रिलेशन एक ही बात है। सॉरी, ये है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर, क्या लिखा लिखना, ये है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर, और ये है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। दोनों एक ही बात है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग कुछ अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। क्या बोला है? टू रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 which is equal to 100 plus minus 4 ohm और 200 plus minus 5 ohm are connected in parallel, are connected in सीरीज। पहले सीरीज का करते हैं, वो इजी है, पैरेलल बाद में किया जाएगा, अभी इनको याद आया। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। आपको सीरीज में दिया हुआ है, बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। अरे याद है क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी तो याद है, ये रेजिस्टेंसेस है R1 R2, अगर इसका इक्विवेलेंट निकाले तो क्या आएगा? सिंगल इक्वल्स टू R1 प्लस R2, सिंपली यही होता है ना। देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू है इसका ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, और ये है इसका अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो जब हम R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, इसका ट्रू वैल्यू कितना हो जाएगा? ट्रू वैल्यू हो जाएगा 100 प्लस 200 मतलब 300 ओम। ये इसका ट्रू वैल्यू है, पर ये कोई सही बात नहीं है, इसमें अनसर्टेनिटी होना जरूरी है। तो अनसर्टेनिटी आर कितना, देयरफॉर डेल्टा आर ई क्यू कितना होगा? सिंपली सिंस ये एडिशन हो रहा है, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो फर्क नहीं पड़ता है, अनसर्टेनिटी कितना होगा? सिंपली अनसर्टेनिटी ऑफ डेल्टा R1 प्लस अनसर्टेनिटी ऑफ डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R2, ठीक है। कितना है? 4 प्लस 5 हो जाएगा 9। देयरफॉर R इक्विवेलेंट हम लिखेंगे 300 प्लस माइनस 9 ओम। आंसर ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ठीक है ना। मान लीजिए सपोज बोला कैलकुलेट, ऑल्सो कैलकुलेट y इज इक्वल टू R2 माइनस R1। चलो बस बोल दिया है,
प्लीज कैलकुलेट करिए y विच इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। तो y का ट्रू वैल्यू क्या होगा, R2 का ट्रू वैल्यू माइनस R1 का ट्रू वैल्यू कितना है 100, 200 माइनस 100, 200 माइनस 100 विच इज सिंपली इक्वल टू 100 ओम, ठीक है। बट अनसर्टेनिटी इन y कितना होगा, हम चाहे यहां पे सब्ट्रैक्शन करें या फिर एडिशन करें, अनसर्टेनिटी तो सेम रहता है, डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R1। हम ये चीज आपको बताना चाहते हैं कि आप चाहे एडिशन कीजिए या फिर सब्ट्रैक्शन कीजिए, वो फर्क नहीं पड़ता है, जो अनसर्टेनिटी है ना वो हमेशा ऐड होता है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। हो जाएगा 5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 9, फिर से therefore y का एग्जैक्ट y का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम लोग को देना चाहिए वो होगा 100 प्लस माइनस 9 आंसर। क्लियर है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ट्रू वैल्यू तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल से होगा, पर जब अनसर्टेनिटी वैल्यू है ऐड होगा, बस और कुछ नहीं बोलना मेरे को, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है, वोल्टेज अक्रॉस अ लैम्प इज दिस मच वोल्ट, करंट थ्रू अ लैम्प इज दिस मच एम्पियर। बोला है फाइंड द पावर कंज्यूम्ड, क्या निकालना है, पावर कंज्यूम्ड विथ मैक्सिमम एरर इन इट। क्लास 10 में ये तो याद है ना, पावर क्या होता है, पावर होता I इंटू वी, करेंट टाइम्स द वोल्टेज अक्रॉस इट, ये तो याद है ना, नहीं याद चलो लिख लो ये कि पावर होता है करंट इनटू वोल्टेज, ठीक है, क्लास 10 में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। ओके अब बोला है मैक्सिमम पावर कंज्यूम विथ मैक्सिमम एरर, मतलब वो अनसर्टेनिटी भी निकालना पड़ेगा। अब नोटिस कीजिए, अच्छा सॉल्यूशन, वी नो पावर इज P इज इक्वल टू I इंटू वी। अब क्या ये एडिशन हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, भैया मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो रूल चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा I इंटू वी, कितना होगा, पावर का ट्रू वैल्यू कितना होगा, तो चलिए आइए वेलकम बैक, कुछ मिस हो गया था, कोई आ गया था, सॉरी। ओके पावर का एक्सप्रेशन ये होता है, तो यहां से मेरे को पावर का ट्रू वैल्यू मिल जाएगा, कैसे, ये पावर का ट्रू वैल्यू है, ये वोल्टेज का ट्रू वैल्यू है, ये करंट का ट्रू वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 24 वॉट, सही है, सही है। ये पावर का ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, पर मुझे तो एरर भी चाहिए ना, तो सिंस ये मल्टीप्लीकेशन है देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहां पर हेयर क्या होगा, डेल्टा P बाई P मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा I बाई I प्लस डेल्टा V बाई V। रिलेटिव एरर इन पावर इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन करंट प्लस रिलेटिव एरर इन वोल्टेज का एडिशन, ठीक है। तो फाइनली आपको ये मिल गया, तो देयरफॉर डेल्टा P क्या हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है 24 इंटू डेल्टा I बाई I, डेल्टा I कितना है 0.2/4 प्लस ये है 0.1/6, ठीक है। तो इसका एलसीएम कर दो, कितना हो जाएगा 24 इंटू एलसीएम करेंगे तो इसका 24 ही आएगा, 24 डिवाइडेड बाई 6 1.2 प्लस 0.4, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1.6। अरे जब ये एज इफ ये हो गया ना, दिस डिवाइड बाय दिस, ये 24 कैंसिल हुआ, 1.6 आया, देयरफॉर फाइनली हम बोल सकते हैं देयरफॉर P का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा वो होना चाहिए 24 प्लस माइनस 1.6 वॉट। आंसर देखिए समझ में आया कि नहीं आया, हम लोगों ने पहले ट्रू वैल्यू तो इजीली निकाल लिया, क्योंकि मुझे इसका जब भी इस फॉर्मेट में होता है तो जो प्लस माइनस के बाद होता है ना वो अनसर्टेनिटी होता है, वो एरर होता है, कितना एरर है, क्या बोलते उसको, मीन एब्सोल्यूट एरर,
और ये ट्रू वैल्यू है, पहले ट्रू वैल्यू निकालनी है और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का ये रिलेशन है। यहाँ से पी को उधर भेजा, सिंप्लीफाई किया, आ गया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान समझिए क्या बोला है, सुनिए पहले। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 1.5। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम? अगर हम रेडियस को मेजर करते हैं उसका परसेंटेज एरर 1.5 है, तो अगर हम उसका वॉल्यूम मेजर करें तो परसेंटेज एरर कितना होगा? बताओ बताओ। सॉल्यूशन, वी नो वॉल्यूम इज v is equals to 4/3 pi r क्यूब। यही है ना, स्फीयर के लिए तो यही होता है ना, 4/3 pi r क्यूब, जहां पर रेडियस है r, r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करो, ये पार्ट तो कांस्टेंट, इसको छोड़ दो, इसको फर्क नहीं पड़ता है। ये पार्ट क्या है? कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और वो रेज्ड टू द पावर वाला बात याद है? रेज्ड टू द पावर आर वाला बात याद है? यहाँ क्या होगा बोल सकते हैं, देखो हेयर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं डेल्टा अंस रिलेटिव एरर इन वी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3 times द रिलेटिव एरर इन रेडियस। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया आपको? पावर बाहर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया विथ रिलेटिव एरर, ठीक है। और सिंस ये रिलेटिव एरर के लिए वैलिड है, हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, क्यों? तब जाके ये मेरा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3 times द परसेंटेज एरर इन रेडियस। और ये दिया हुआ कितना है? 3 इंटू 1.5%, तो आंसर हो जाएगा 4.5% आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आपको? सिंपली बस ये रिलेशन यूज करना था और कुछ नहीं। मेंसुरेशन में पढ़े थे ना, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। मेंसुरेशन में मेंसुरेशन, बस ये रिलेशन था, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भैया आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है? सिंपल भाषा में बोला है, इफ फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड इफ जेड का ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है जेड का। लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था हम लोग रेज टू द पावर वाला, उसी पर बेस्ड है, कुछ नया नहीं है। बस आपको बोला है कि आप प्लीज रिलेटिव एरर निकालिए, पर आपको दिया हुआ क्या है? आपको दिया गया है परसेंटेज एरर PSE इन A, परसेंटेज एरर इन B, C, D। आपको पूछा रिलेटिव एरर है, पर दिया गया है परसेंटेज एरर। समझ में आ रहा है? आपको रिलेटिव एरर पूछा है पर परसेंटेज एरर दिया है। आपको याद है रिलेटिव एरर से अगर परसेंटेज एरर में जाना था तो क्या करना पड़ता था मुझे? रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, तभी परसेंटेज एरर हो जाएगा। और इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि अगर हम परसेंटेज एरर को 100 से डिवाइड करें तब मेरा रिलेटिव एरर आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, मेरा पेन काहे नहीं मिल रहा है ब्लू वाला, ये रहा। तो क्या हम बोल सकते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा है रिलेटिव एरर, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप प्लीज लिख लीजिए विच इंप्लाइज रिलेटिव एरर इन ए कितना होगा? 4/100, क्योंकि परसेंटेज को रिलेटिव में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड तो करना पड़ेगा। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में कंपेयर करना है तो बस उसको 100 से डिवाइड कीजिए, और फ्रैक्शनल फॉर्म मतलब ही तो रिलेटिव एरर, which implies relative error in B is equals to 2/100, which implies relative error in C is equals to 3/100, and relative error in D is equals to 1/100। ठीक, इतना समझ में आया? अब क्या बात है, सिंस Z इक्वल्स टू ये, सिंस Z इज इक्वल्स टू
a to the power 4 b to the power 1/3 by c and d to the power 3 by 2 which implies, अब since ये एक ऐसा expression है, यहाँ पे क्या होगा, हम बोल सकते हैं relative error in z is equals to 4 times the relative error in a plus half times 1/3 times relative error in v plus 1 times relative error in c plus 3/2 times the relative error in d. आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा a बाई a, डेल्टा b बाई b, डेल्टा c बाई c, डेल्टा d बाई d. एक ही बात है, हम ऐसे लिखना पसंद किए हैं, मेरा बस आप ये भी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बस वैल्यूज पुट कर दीजिए. ये तो रिलेटिव एरर निकालना है आपको. a कितना है 4/100, 4/100 इंटू 4 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 4 इंटू 4 16/100 प्लस 2/100 इंटू 3 ये हो जाएगा 2/3 इंटू 100 प्लस 3/100 और फाइनली 1 है ना, तो हो जाएगा प्लस 3/2 इंटू 100 इंटू 1/100. ठीक है, हम ऐसे क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए अब हम 100 कॉमन ले रहे हैं. ये क्या बचेगा 16 प्लस 2/3 प्लस 3 प्लस 3/2. अब बस आप इसको सिंप्लीफाई करके 100 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा. हो जाएगा 1/100. एलसीएम करेंगे 2 और 3 का, एलसीएम 6 आएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 6. यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 6 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 96 आएगा ना. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 80, 96 प्लस 3 से 2, 2 to 4 प्लस 6 डिवाइड बाई कुछ नहीं है 1, 6, 6, 18 प्लस 3, 9. ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए. अरे सॉल्व करो, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, बस नहीं करेगा. ठीक है, एडिटिंग टाइम पे हम आंसर लिख देंगे यहाँ पर. आप सिंप्लीफाई कर लो, मेरे को एक और क्वेश्चन दिखाना है, बहुत जरूरी है बहुत. ठीक है, ये प्रोसेस है बस, ये प्रोसेस है बस. इसके बाद तो बस वैल्यूज पूरे कैलकुलेशन करना है. वो तो आता है, थोड़ा बहुत तो मैथ्स आता है, हम लोग 10 तक पढ़े हम लोग. ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला है. R1 एक रेजिस्टेंस है, R2 एक रेजिस्टेंस है. R1 एक रेजिस्टेंस है, R2 एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, क्लियर. बोला है फाइंड द रिलेटिव एरर फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल. आपको रिलेटिव एरर निकालना है किसका, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का. कब, जब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. सीरीज में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के सीरीज वाला सिंपल था, बस एडिशन करना था. पर यहां पर पैरेलल में निकालना है, और जब पैरेलल में निकालना होता है तब थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाता है. और यहाँ पे हम लोग एक चीज सीखेंगे अभी के लिए, बस याद रख लीजिएगा आप उसको. ठीक है, अच्छा देखिए, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन the equivalent resistance is क्या होगा, याद है ना. अगर पैरेलल में होता है तो फॉर्मूला क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. 10 10 10 10 पढ़े हैं लोग. ठीक है, विच इंप्लाइज 1/R इक्विवेलेंट का ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/50 प्लस 1/100. तो ये हो जाएगा, अगर सिंप्लीफाई कर दे तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सिंपली 50 इंटू 100 बाई 50
प्लस 100, ये हो जाएगा 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150, टक टक कैंसिल, ऐसा करो उसको 3, ये हो जाएगा सॉरी 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 ये 10, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 100/3, जो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 33.33 होता है ओम। देखो आर इक्विवेलेंट का मीन वैल्यू आया, मीन वैल्यू आया 33.33 ओम, दैट इज द 100/3 ओम। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, बाद में जॉब पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इसका ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखिए प्लीज, अब देखिए प्लीज, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही थोड़ा ट्रिकी बात है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पर है मेरे पास 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, नॉर्मली जब मेरे पास सिंगल एडिशन होता है z इक्वल्स टू a प्लस b होता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये है इफ z इक्वल्स टू a प्लस b, सब कुछ न्यूमरेटर में है, नीचे कुछ रेसिप्रोकल नहीं है, तो अनसर्टेनिटी क्या होता है, डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, सिंपली यही होता है। ठीक है, यही होता है ना। ठीक है, बट अगर कुछ ऐसा होता कि ध्यान सुनिएगा, डेल ऑफ एनी क्वांटिटी a इज इक्वल टू डेल a। ठीक है, बट डेल ऑफ एनी क्वांटिटी विच इज रेसिप्रोकल ऑफ a इज इक्वल्स टू डेल a बाई a स्क्वायर। ये वाला आइडेंटिटी प्लीज आप ध्यान रख लीजिए अभी के लिए, कि डेल ऑफ 1/a इज इक्वल्स टू डेल a बाई a स्क्वायर। बस ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में क्या बोल रहा है, कि ये क्वांटिटी का ध्यान रखिए, ये नोटेशन का, ये तो हम लोग देखें ऐसा होता है, पर यहां पर वो नहीं है, तो यहां पर रेसिप्रोकल है, यहां पे रेसिप्रोकल है, उसके लिए ये बस याद रखिए, डेल ऑफ 1/x इज इक्वल टू डेल x बाई x स्क्वायर, और कुछ नहीं, बस ये वैसे ध्यान रखिए, फिर बाकी सब आसान हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन है ना, ये सिंपली क्या होगा, ये होगा डेल ऑफ 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल ऑफ 1/r1 प्लस डेल ऑफ 1/r2। ठीक है, यहां पर ही रेसिप्रोकल है, तो ये रिलेशन वैलिड हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल r इक्विवेलेंट बाई r इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल r1 बाई r1 का स्क्वायर प्लस डेल r2 बाई r2 का स्क्वायर। ये रिलेशन आपको हो सके तो, जब क्वेश्चन अगर पूछा होगा, अगर पूछेगा तो हो सके तो ये रिलेशन आपको दे देगा, क्योंकि अभी इस स्टेज में हम लोग के पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे हम लोग आपको ये चीज समझा सके, या फिर आप ये याद रख लीजिए, अगर हम फिर से बोल रहे हैं, अगर इस सिचुएशन पर अगर आपको ये क्वेश्चन दिया कभी ऐसा टाइप का क्वेश्चन, तो आपको ये रिलेशन दिया रहेगा, या फिर आपको ये इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बस ये तो हम लोग देखें ऐसा होता है, पर अगर रेसिप्रोकल हो जाए तब क्या होगा, तब ये रिलेशन बैठ होता है। ठीक है, बिठा दिया, ठीक है, ये हो गया। पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रिलेटिव एरर, मतलब कि यहां पर निकालना है आपको सिंपली डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, एक ही बार होगा, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर है, तो एक को इधर भेज दीजिए, हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा r1 बाई r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 बाई r2 का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका रिलेटिव एरर, यही है आपका
रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू पता है आपको, डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू पता है कितना है, 100/3। डेल्टा आर वन का वैल्यू पता है 2/50, 2/50 प्लस 3/100, ओ 50 का स्क्वायर, सॉरी 3/100 का स्क्वायर, स्क्वायर, डोंट फॉरगेट द स्क्वायर। ये हो जाएगा 100/3 इंटू, ये हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर 2500 प्लस 3/1, 2 0 या 4 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां से अगर हम 100 कॉमन ले, नीचे से अगर हम डिनोमिनेटर से 100 कॉमन लेते, कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो बचेगा 1/3 इंटू 2 प्लस, कितना हो जाएगा ये, एलसीएम करेंगे तो आएगा 100, 100/25, 4 2 8 प्लस 3, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 11/3 इंटू 1/100। 11/3 को डिवाइड कीजिए, 3 से करेंगे तो 9, 9 से करेंगे तो -2, फिर 2 3.66 ही आएगा बाई 100। भाई साहब अच्छा आंसर आ गया, 0.0366 आंसर 0.0366। ऑब्वियसली चलता जाएगा, कोई बात नहीं है, पर ये आंसर आ गया आपका। तो बस हम यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग ये रिलेशन डिराइव किए हैं, एक बार आप इसको याद रखिएगा, याद मत रखिएगा, बस ये याद रखिएगा कि बस एटलीस्ट ये तो याद रख सकते हैं ना कि डेल ऑफ एनी रेसिप्रोकल नंबर इज इक्वल्स टू डेल ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर। इतना तो याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए फाइनली हम लोगों ने अपना एरर्स के ऊपर क्वेश्चन खत्म किया, और जैसा हम लोग ने आज मेंशन किया था कि हम लोग को प्रेसिजन के ऊपर एक कंप्लीटली एक नया टॉपिक करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट एपिसोड में वो करेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत लेंथी होने वाला है। ओके, टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।